नमस्कार। प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के भाग अर्थशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे अध्याय विकास। विकास में वस्तुनिष्ठ होगा एक, इस चैप्टर से प्रश्न आना है। विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? सही है, विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है? अक्षय संसाधन, ऑप्शन नंबर है। फिर दूसरा लेते हैं, HDI का मतलब क्या है? उत्तर है मानव विकास सूचकांक। तीसरा प्रश्न है, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? लोकतांत्रिक तरीके से हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है लोकतांत्रिक तरीके से। फिर चौथा है, अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास का खालिस्तान राष्ट्र हो सकता है। अलग और साथ ही परस्पर विरोधी राष्ट्र हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा देखिए, स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है? क्या होता है? मौसमी रोजगार। स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है? मौसमी रोजगार करना होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर खालिस्तान भरो, विकास किसके द्वारा होता है? विकास किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से विकास बढ़ता है। फिर दूसरा है, PDS का फुल फॉर्म है, क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तीसरा लेते हैं अब, खालिस्तान संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कौन सा संगठन? UNDP। कौन करता है? UNDP। फिर चौथा लेते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार कौन से पड़ोसी देश की आय सबसे अधिक है? हमारे पड़ोसी देशों में किसकी आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की है, श्रीलंका। फिर पांचवा है, खालिस्तान देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय हमें ऐसे ही निकालना होता है, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रति व्यक्ति आय। फिर सत्य असत्य करना है, सही या गलत के रूप में चिन्हित करना है। पहला प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है, सही या गलत? तो यह कथन है सही। फिर दूसरा लेते हैं, औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है, सही या गलत? यह कथन भी सही है, तो यहां भी लिख देंगे सही। फिर तीसरा है, BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है, यह गलत है, असत्य हो गया, यह गलत लिख दो। फिर चौथा है, HDI में 3 घटक होते हैं। HDI में 3 घटक होते हैं, बिल्कुल सही है यह। और पांचवा है, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यह भी सही है। अब सही जोड़ी का मिलान करना है हमें। पहला है अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन, तो इसका सही उत्तर होगा भूजल। फिर दूसरा है विश्व विकास रिपोर्ट।
विश्व विकास रिपोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। फिर तीसरा है पंजाब के समृद्ध किसानों ने, पंजाब के समृद्ध किसानों ने, तो इसका उत्तर होगा सिंचाई के अन्य स्रोतों की उपलब्धता। फिर चौथा है फसल उगाने के लिए केवल बारिश पर निर्भर रहने वाले किसान। इसका सही उत्तर होगा अपनी फसल के लिए उच्च समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया। फिर और अंतिम है कामकाजी परिवार की शहरी महिला, तो अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। फिर आगे लेते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में है। दूसरा, जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से, जी से हो गया ग्रॉस, डी से हो गया डोमेस्टिक और पी से हो गया प्रोडक्ट। इसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। फिर अगला है बीएमआई का फुल फॉर्म है। तो क्या है बीएमआई का फुल फॉर्म? बॉडी मास इंडेक्स। लिख देते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगला लेते हैं कोई ऐसा कारक लिखिए जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। क्या है ऐसा कोई कारक जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है? तो ऐसा कारक है रोजगार। तो लिख देते हैं यहां पर रोजगार। फिर अंतिम है भूजल विशेष रूप से कहां पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? इसका उत्तर है पंजाब। तो यहां आ जाएगा पंजाब। अब लेते हैं अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यहां से भी 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाना है। सही विकल्प चुनिए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादित वस्तुएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। ए ऑप्शन यहां पर सही है, प्राथमिक क्षेत्र। फिर लेते हैं दूसरा, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चीनी या गुड़ बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा है देश में आधे से अधिक श्रमिक किस प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं? किस में आधे से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं? कृषि में। ऑप्शन नंबर ब सही है। फिर देखिए चौथा, वह क्षेत्र जो मुख्य रूप से नियंत्रण से बाहर छोटी और बिखरी हुई इकाइयों की विशेषता है, क्या है? असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर पांचवा देखिए, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तृतीय क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर सी सही है। खालिस्तान भरो। तो पहला है खालिस्तान। खालिस्तान दिखाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। क्या दिखाता है? जीडीपी। फिर दूसरा देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड खालिस्तान सेक्टर के उदाहरण हैं। ये निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र या निजी सेक्टर। फिर केवल खालिस्तान वस्तुएं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। अंतिम, यहाँ पर आता है अंतिम। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना ही समझ में आता है। फिर चौथा देखिए, खालिस्तान सेक्टर में कुछ आवश्यक सेवाएं भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर। कौन सा सेक्टर?
प्राथमिक सेक्टर। फिर पांचवा देखिए, खालिस्तान सेक्टर उन उद्यमों को कवर करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। रोजगार की शर्तें नियमित हैं तो संगठित, अब यहाँ पर हो जाएगा संगठित। फिर सत्य असत्य में देखिए, पहला है कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है। यह कथन असत्य है या गलत है। फिर तीसरा है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। फिर चौथा है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। यह कथन असत्य है। फिर पांचवा देखते हैं, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती। यह कथन असत्य है, ऐसा तो असंगठित क्षेत्रों में होता है। हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहला है संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या है? तो संगठित क्षेत्र के सामने लिखेंगे कार्यस्थल जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। फिर दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र के सामने क्या लिखेंगे? कार्यस्थल जहां रोजगार की शर्तें नियमित नहीं हैं, अर्थात अनियमित हैं। फिर तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। फिर चौथा है निजी क्षेत्र, यानी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र किन्हें कहेंगे? सेवा क्षेत्र को। चलिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तीन क्षेत्रों के उत्पादन के योग को क्या कहते हैं? तीनों के उत्पादन के क्षेत्र को हम बोलेंगे, योग को जीडीपी बोलेंगे। अब देखिए 1973 से 2003 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? किस क्षेत्र ने? तृतीयक क्षेत्र ने। यहां लिख देंगे तृतीयक। फिर देखिए विकसित देशों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तृतीयक क्षेत्र ही वहां महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं। सिर्फ लाभ कमाना नहीं है, लाभ कमाने के लिए नहीं। सुविधाएं उपलब्ध हों तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं। फिर पांचवा है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए अब लेते हैं अध्याय 3 पैसा और साख। यह भी एक अंक का, यहां से एक प्रश्न पूछा जाना है और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। 3 अंक का यह चैप्टर है। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? कौन सा बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के ऋणों को खालिस्तान श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? कौन सा है? सहकारी समितियां। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन संपार्श्विक का
उपयुक्त अर्थ है। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यह उधारकर्ता की एक संपत्ति है जिसका उपयोग ऋणदाता को गारंटी के रूप में किया जाता है। फिर पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का आधुनिक रूप है? मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? पेपर नोट्स हैं। फिर आगे देखिए, खालिस्तान भरो। पहला है, खालिस्तान कुछ ऐसा है जो लेन देन में विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है। क्या है? मुद्रा है। मुद्रा है विनिमय का माध्यम। फिर दूसरा क्या है? बैंक ऋणों पर खालिस्तान की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। किस तुलना में? जमा की तुलना में अधिक ब्याज लेते हैं। फिर तीसरा है, खालिस्तान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। किसका उपयोग? पैसा। ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा पैसा। फिर चौथा है, किसी भी व्यक्ति या संगठन को जारी करने की अनुमति नहीं है। क्या जारी करने की अनुमति नहीं है? सिक्के जारी करने की अनुमति नहीं है। फिर आगे आया, उधारी एक व्यक्ति को खालिस्तान जाल में धकेलता है, ऋण के जाल में धकेलता है। फिर अब हम लेते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में लेते हैं, पहला, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। सत्य है। फिर दूसरा है, आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। यह कथन असत्य है। फिर तीसरा, मुद्रा के आधुनिक रूपों में चेक और ड्राफ्ट शामिल हैं। चेक और ड्राफ्ट को शामिल किया गया है क्या? बिल्कुल सत्य है यह। फिर चौथा देखते हैं, भारत में कोई भी व्यक्ति रुपए में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। यह कथन भी सत्य है। फिर पांचवा है, बैंक जमा स्वीकार करते हैं लेकिन उस पर ब्याज नहीं देते हैं। ब्याज तो देते हैं बैंक, तो यह कथन हो गया असत्य। अब जोड़ियों का मिलान करना है। जोड़ियों में देखिए, पहला है औपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण का संबंध किससे है? जैसे कि एसबीआई से ऋण। फिर दूसरा है, ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। कौन करता है ऋण समझौता? निर्दिष्ट ब्याज दर। फिर तीसरा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर चौथा है, वित्त का नया तरीका, स्वयं सहायता समूह। वित्त का नया तरीका क्या आ जाएगा? स्वयं सहायता समूह। और फिर कोई मुद्रा नहीं। कोई मुद्रा नहीं का संबंध किससे होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली से। फिर एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एक समझौता जिसमें ऋणदाता भविष्य के भुगतान के वादे के बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है। सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है, वो कहलाता है क्रेडिट। क्रेडिट। फिर दूसरा है, बैंक जमा के बड़े हिस्से का उपयोग खालिस्तान के लिए करता है, ऋण के लिए करता है। फिर तीसरा है, लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं। लोग आमतौर पर अनौपचारिक ऋण लेते हैं। किन से लेते हैं? साहूकार से। फिर चौथा है, भुगतान करने का आदेश एक है। क्या है? आदेश हम दे रहे हैं, किस रूप में देते हैं? चेक के रूप में देते हैं।
फिर अगला है, ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंकों का गठन किया? ग्रामीण भारत के लिए कौन सी बैंक का गठन किया गया है? किसका? आरआरबी का किया गया है। अब देखिए चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ से 1 अंक का 1 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। फिर सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है इसे उदारीकरण को। फिर निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जमीन जैसे संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। फिर तीसरा है, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर सी सही है, 1991 में। फिर चौथा है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर पांचवा है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले मुख्य कारकों में से कौन सा एक है? कौन सा एक है? प्रौद्योगिकी। खालिस्तान भरो। अब खालिस्तान में हम देखते हैं, नौकरी के अवसरों में वृद्धि खालिस्तान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव है। फिर दूसरा है, एक खालिस्तान एक कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम। फिर तीसरा देखते हैं, आयात पर कर खालिस्तान का उदाहरण है। व्यापार बाधा। व्यापार बाधा। फिर चौथा है, वैश्वीकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही होती है। खालिस्तान विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक देश से दूसरे देश में क्या जाएगा? एक देश से दूसरे देश में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच। फिर पांचवा देखते हैं, खालिस्तान देशों की भौगोलिक सीमाओं के पार माल के आदान प्रदान यानी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सही या गलत? तो सही या गलत में हम देखते हैं, पहला है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध को समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन है गलत। फिर दूसरा लेते हैं, उद्योगों का विनियमन भारत में 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की एक विशेषता है। यह कथन सही है। फिर अगला, जीएनपी में वृद्धि उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव है। यह कथन भी सही है। फिर अगला है, भारत में गरीब लोग वैश्वीकरण से लाभान्वित नहीं होते हैं। यह कथन सही है। फिर पांचवा देखते हैं, भारत में लघु उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार देते हैं। यह कथन सही है। अब एक शब्द या वाक्य में सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी में अब हम लेते हैं, कारगिल फूड का संबंध किससे है? पारख फूड से है। तो फारेख फूड से है।
फिर दूसरा है फोर्ड मोटर्स का संबंध किससे है? चेन्नई से है। अब तीसरा लेते हैं, 19 नई आर्थिक नीति का संबंध किससे है? 1991। फिर अगला है, उद्योग और व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना क्या कहलाता है? उदारीकरण है एक प्रकार की। फिर अंतिम है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया गया? वैश्वीकरण। तो ये सही जोड़ी हो गई। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनियों को अपने कब्जे में ले लिया है? एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो उदाहरण स्वरूप हम इसका उत्तर लिख देंगे, कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स ने भारत की अनेक कंपनियां जैसे परख फूड्स जैसी अनेक कंपनियों को खरीद लिया है, तो अपने कब्जे में ले लिया है। तो पहला उत्तर हो गया कारगिल फूड्स। फिर दूसरा है, भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जब यह कारगिल फूड्स आ ही गया है तो कौन है? कारगिल फूड्स है। फिर देखिए, कोटा की समाप्ति क्या है? निजीकरण। फिर चौथा है, दूसरे देश से सामान खरीदना क्या कहलाता है? आयात। फिर दशकों में भारत में उद्योग कब उभरे? 1950 से 60 के दशक में। चलिए अब लेते हैं पांचवा चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। यहाँ से 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। यह 7 अंक का चैप्टर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है कोपरा कानून। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर दूसरा है, एगमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? किसका है? खाद्य पदार्थों का। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन बाजार में नियमों और विनियमों के माध्यम से सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है? उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है। खालिस्तान भरिए, शोषण के निदान का सबसे महत्वपूर्ण उपाय उपभोक्ता, खालिस्तान है जागरूकता। उपभोक्ता की जागरूकता और शिक्षा है। फिर दूसरा है, खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। फिर तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान में उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया 1985 में अपनाया। फिर लेते हैं, राज्य स्तरीय अदालत खालिस्तान के बीच के मामलों से संबंधित है 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले। 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों को राज्य स्तरीय अदालत निपटाती है। फिर अंतिम है, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया खालिस्तान और तेज है, सरल और तेज है। यहाँ जाएगा सरल और तेज है। सही या गलत चुनना है अब हमें। फिर लेते हैं पहला,
हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता को बनाए रखने वाला प्रमाणक चिन्ह है, यह कथन तो सही है। फिर दूसरा है, जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत 20 लाख तक के मुकदमे की सुनवाई करती है, यह कथन भी सत्य है। और 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो मुकदमा है वो राज्य स्तरीय अदालत संभालती है। फिर है, कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है, यह कथन असत्य है। फिर अगला है, भारत दुनिया के उन कई देशों में से एक है जहां उपभोक्ता निवारण के लिए विशेष अदालतें हैं, यह कथन भी सही है। फिर पांचवा देखिए, एक उपभोक्ता को क्षति की मात्रा के आधार पर मुआवजा पाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है यह कथन। अब सही जोड़ी बनाना है, तो जोड़ियों का मिलान करते हैं। पहला है ISI, तो इसका संबंध जो है, ISI एक मार्क है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यह एक प्रमाणक चिन्ह है। तो क्या लिख देंगे इसके सामने, सर्टिफायर मार्क। फिर दूसरा है RTI। अब RTI क्या है, सूचना का अधिकार है, तो इसके सामने लिख देंगे सूचना का अधिकार। फिर तीसरा है, स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना। स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना हमारा कौन सा अधिकार बताता है, सुरक्षा का अधिकार बताता है। फिर चौथा है, जिला उपभोक्ता न्यायालय। तो जिला उपभोक्ता न्यायालय क्या देखता है, उपभोक्ता मामलों से संबंधित है, उपभोक्ता मामलों का निपटारा करता है। फिर भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो क्या करेगा, एजेंसी जो मानकों को विकसित करती है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने के लिए हमारे पास है, पहला प्रश्न, उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्यों लिखा होता है। उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है, ताकि उपभोक्ता जागरूक हो सके। तो लिखेंगे उपभोक्ता जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए। फिर दूसरा है, आखिरी चीजें क्या हैं। आखिरी चीजें क्या हैं, एक वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, एक वस्तु जिसका उपयोग उपभोक्ता वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। कौन सी ज़रूरतों को, वर्तमान ज़रूरतों को। ठीक। तीसरा है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित रूप में कब जन्म लिया। कब जन्म लिया, 1960 में, 1960 में। फिर चौथा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, खोपरा, खोपरा नाम से जाना जाता है। फिर पांचवा है, एक उच्च सुरक्षा आवश्यक उत्पाद लिखें, क्या है, चिकित्सा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।